चलिए शर्मिला, बैंकिंग स्पेस पर देख रहा है क्योंकि इस बैंकिंग हर तरह से इस पर इम्पैक्ट आने वाला है, चाहे एक्स्ट्रा यहाँ पे वेव ऑफ की बात की जाए, लोन वेव ऑफ की बात की जाए तब भी इम्पैक्ट आएगा, और टैक्सेस के अंदर कोई भी फेरबदल होता है तो भी इम्पैक्ट आएगा, रूरल स्पेंडिंग बढ़ने में भी इम्पैक्ट आएगा। बैंकिंग को आप कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि एक तो ये बड़ी उम्मीद है कि ये पॉपुलिस्ट थोड़ा बजट रहेगा, खास करके जस्ट बिफोर इम्पोर्टेंट स्टेट इलेक्शंस, तो उसके चलते डेफिनेटली ये बात चल रही है कि लोन वेवर्स इस तरह की बात होगी। तो वो कितना होता है वो एक डेफिनेट देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बहुत बड़ा आंकड़ा रहता है तो ये बैंक्स के लिए एक नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक जो स्ट्रेस्ड एसेट्स वाला जो हिस्सा है बैंक्स का, वो हम देख रहे हैं कि 2-3 साल से वी आर सॉर्ट ऑफ स्ट्रगलिंग विद इट, और कुछ ना कुछ इस तरह की बातें होती है कि दैट एजेंडा इज नॉट रियली मूविंग फॉरवर्ड। इस बार तो जिस तरह से एक बात चली है कि बैड बैंक की एक बात हुई है, सो वेदर दे डू दैट और वेदर दे एक्चुअली प्रोवाइड फॉर रिकैपिटलाइजेशन, किस तरह के फार्म लोन वेवर आते हैं या उसको यानी टू सॉर्ट ऑफ मेक द बजट मोर अपीलिंग फ्रॉम अ पॉपुलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, उस तरह के मेजर्स आते हैं। आई थिंक दैट विल बी वेरी क्रिटिकल टू रियली डिसाइड कि खासकर कि PSU बैंक्स का किस तरह से आगे चलकर एक रिकवरी रहती है अगले साल में। उसके साथ साथ आई थिंक इवन फॉर द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस दिस हैज नॉट बीन द बेस्ट क्वार्टर। अगर आप एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के नतीजे देखें तो वहां पर भी एक हमें जरूर स्ट्रेस दिखा है। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बैंकिंग एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर रहेगा फ्रॉम अ बजट पॉइंट ऑफ व्यू। जी चलिए, इस बीच समीर अरोड़ा ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं, खास तौर से बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, और दूसरा उन्होंने सरकार से किस तरह के कदमों की वो उम्मीदें रखते हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। मिक्सिंग है तो इस बार बजट में एक और प्रॉब्लम है कि पूरा डेटा भी ठीक तरह से नहीं होगा गवर्नमेंट के पास कि डीमोनेटाइजेशन में कितने पैसे आए, कितना सस्टेनेबल टैक्स राइज अज्यूम कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। साथ में जुलाई 1 से GST होगा, तो उसके लिए पहले 2-3 महीने रिटेलर्स वो बाय करेंगे, वो इन्वेंट्री की रुक जाएंगे कि GST के बाद वो पुरानी इन्वेंट्री ना हो जाए, तो इस बार इनको assumption ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि अदर देन कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो कम होना उनकी अपनी पॉलिसी के हिसाब से है, एंड स्टॉक मार्केट के लिए डायरेक्ट उनके ऊपर क्या टैक्स लगाते हैं या लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन चेंज करते हैं, ये क्लियर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। लेकिन जो बाकी चीजें हैं कि आपने इनकम टैक्स का ब्रैकेट थोड़ा बढ़ा दिया या टैक्स मतलब 2.5 लाख को 3 लाख कर दिया, ये इतना बड़ा नहीं होगा जिससे आप मार्केट को मूव कर सकें। बजट रिलेटेड पोजीशन नहीं है। दैट मींस अगर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर मनी, उसका मेरे को डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक नहीं खरीदना जी। तो हम तो खाली खरीद रहे हैं कि मार्केट ठीक रहेगी, लेकिन सब स्टॉक हमारे ही रहेंगे, विच इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, some consumption, some stocks which have fallen a lot after 8 November, and generally stocks जो अपने आप चल सके। हमें बजट चाहिए कि मार्केट ठीक रहे, कि मार्केट में कोई नर्वस ना हो, लेकिन हम उसका स्टॉक नहीं खरीदते हैं। तो आप समीर अरोड़ा को सुन रहे थे। स्पेंडिंग बढ़ने का अनुमान एक लगाया जा रहा है उनकी तरफ से। मिस्टर देवेन चौकसी भी हमारे साथ मौजूद हैं। देवेन, बाजार में अनुमान है कि शायद गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाए, कंसीडरिंग डिमोनेटाइजेशन एक बड़ा मूव, इसके बाद गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए, स्पेशली सोशल सेक्टर के ऊपर, एजुकेशन पे, डिफेंस पे और एग्री पर। आपको क्या लगता है किस तरह का बजट रहेगा, और कौन सी ऐसी 2 चीज़ें जिनको आप बजट में सुनना चाहेंगे या देखना चाहेंगे? जो हिसाब से सुमित गवर्नमेंट के पास 15 लाख करोड़ की जो बैंकिंग क्षेत्र में डिपॉजिट आई है, उसमें से हम ऐसा पकड़ के चलते हैं कि 5 लाख करोड़ की डिपॉजिट सेविंग बैंक्स में है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास आई थिंक काफ़ी हद तक एक अपॉर्चुनिटी है कि डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करके प्राइवेट सेक्टर के अंदर सेविंग्स का फंड्स रेज करके आई थिंक द अमाउंट ऑफ मनी आई थिंक दे कैन रेज फॉर द स्पेंडिंग पर्पस टू द प्राइवेट सेक्टर। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक प्राइवेट सेक्टर का जो स्पेंडिंग है, जो अभी तक काफ़ी स्लगिश रहा था, वो बढ़ना जरूरी बनता है ये समय के अंदर। दूसरी तरफ हम देखें तो रेलवेज़ के अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी तरह से एक अपना रोड मैप रखा हुआ है लास्ट बजट के अंदर भी। मैं ऐसा मानता हूँ कि रेलवेज़ के अंदर प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करेंगे गवर्नमेंट, एंड आई थिंक दैट वुड प्रॉब्ली किक स्टार्ट द ग्रोथ इन द रेलवे सेक्टर द वे इट हैज़ हैपेंड इन द एविएशन सेक्टर इन अर्लियर ईयर्स। आई थिंक a similar kind of a growth can happen in the railway sector.
तीसरी चीज़ के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ कि एग्रीकल्चरल एरियाज़ के अंदर गवर्नमेंट का ज़्यादा पुश रहेगा, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना है, तो फार्म प्रोडक्ट्स के अंदर जो इकोनॉमी सर्वे भी बता रहा है, फार्म प्रोडक्ट्स के अंदर भाव कम रहने जरूरी बनते हैं। एंड इफ़ दैट इज़ सो, देन इन दैट केस आई थिंक द लार्जर अमाउंट ऑफ थ्रस्ट शुड गो टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो मैं ऐसा समझता हूँ माइक्रो इरीगेशन इज़ वन प्लेस के जहाँ पे गवर्नमेंट का थ्रस्ट ज़्यादा रहेगा। They may probably give larger incentives and probably I think give some roadmap for micro irrigation segment, along with the seed segment and the fertilizer and the the agrochemical segment. So I think agri space के ऊपर I think मेरा एक ध्यान अच्छा है. Maybe I think we can also count some of the other areas in the rural infrastructure, including for the low cost housing. The government thrust would remain on a higher side. जी देवेन, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा कहीं 3.3% के आसपास गवर्नमेंट पोर्ट्रेट कर सकती है। कल बैंक ऑफ अमेरिका मेलन से भी हमारी बातचीत हुई थी, उनका भी ये मानना है। आपका क्या मानना है, किस तरह के आंकड़े की ग्रोथ रहेगी? और दूसरा, क्या टैक्स कलेक्शन के अंदर जो अनुमान लगाया जा रहा है कि क्रूड बेस्ड जो कंपनीज है उनका टैक्स कलेक्शन कमज़ोर रहेगा, तो आपको लगता है कि वहाँ से थोड़ा कलेक्शन कम आएगा और शायद इसका इम्पैक्ट रहे ओवरऑल नंबर्स के ऊपर? मैं ऐसा मानता हूँ कि समय के अंदर गवर्नमेंट डेफिनेटली जीएसटी के रोल आउट के ऊपर टैक्स कलेक्शन का ज़्यादा आई थिंक फोकस करेगी। आई थिंक इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट कि हाउ मच अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट दे आर कलेक्टिंग बाय वे ऑफ जीएसटी इन द बजट। तो उसके ऊपर आई थिंक हम लोग थोड़ा ध्यान इस समय थोड़ा ज़्यादा देंगे। जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो हिसाब से नए अकाउंट्स ऐड होने की संभावना है आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, I think government would probably also factor into account the tax receipt coming from the direct tax. At the same time, corporate tax के अंदर जो टैक्स घटाना है, स्ट्रोक एग्जम्पशंस रिमूव करना है, उनके ऊपर भी एक फोकस रहेगा। एंड पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ब्लैक मनी इनटू द सिस्टम, they may also increase the exemption limit in the personal income tax and may remove some of the exemption at the same time. So given this kind of a situation in which government is operating today, मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू कलेक्ट significant amount of higher taxes, and maybe I think I would not be surprised if they account for additional tax of around 100,000 to 150 lakh crores of additional tax. I think if they account for in this budget, I will not be surprised, which would be I think a significant amount of GDP as well. So उसके ऊपर मैं थोड़ा ध्यान ज़्यादा देता हूँ ये बजटरी प्रपोजल के अंदर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। जी चलिए, अब इसके अलावा एक और आपको जानकार की राय सुनवाते हैं। रिदम देसाई क्या मानना है बजट को लेकर, उनकी क्या उम्मीदें हैं, और दूसरा बाजार को की वैल्यूएशन को कैसे देख रहे हैं, इस पर भी उनकी राय सुन लेते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपकी जो रिस्क है वो तो है, लेकिन अगर आपने कहा कि ये प्राइस्ड इन नहीं है, वो किस हिसाब से आप अनुमान लगा रहे हो? क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ वैल्यूएशंस एक्चुअली काफ़ी सस्ते हो गए हैं। अगर आप इमर्जिंग मार्केट की तुलना में देखिए तो इंडिया का जो मार्केट है वो 2014 के लेवल पे आ गया है। अगर आप बॉन्ड डील्स के तुलना में देखिए तो मार्केट जो है वो 2013 के लेवल पे आ गया है। तो पूरा जो री रेटिंग हुआ था मोदी सरकार के चुनने के बाद, वो पूरा री रेटिंग चला गया है। और इंडिया अब जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहा है उसको देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाला जो ग्रोथ है वो प्राइस्ड इन है। तो मेरे हिसाब से एक्चुअली रिस्क तो है ऑफ कोर्स। अगर कैपिटल गेन्स की जो ये बात चल रही है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट बढ़ गया या एसटीटी बढ़ गया डेरिवेटिव्स पे, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो पीरियड है वो 1 साल से 3 साल हो गया, तो मार्केट में ज़रूर वॉलेटिलिटी आएगी और शॉर्ट टर्म ऐसा भी हो सकता है कि शेयर प्राइस गिरे। लेकिन मेरे हिसाब से जो वैल्यूएशन है, जो भाव है, वो इन्वेस्टर की फेवर में है। और बाजार में हमेशा जब भाव आपके फेवर में रहता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहता है। तो ये भाव से मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को एंगेज होना चाहिए इक्विटीज़ में। सितंबर का माहौल अलग था, तब इंडिया के रिलेटिव वैल्यूएशंस काफ़ी रिच थे और बॉन्ड्स की तुलना में इक्विटीज़ इतने सस्ते नहीं थे। लेकिन जो नवंबर दिसंबर में करेक्शन हुआ, उससे आई थिंक इक्विटी मार्केट्स अभी ठीक ठाक लग रहा है मुझे।
वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो ध्यान है वो किस चीज़ों पे, किन चीज़ों पे, वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट का ध्यान कहाँ है वो मुझे कहना बहुत मुश्किल है, एक्चुअली किसी को भी कहना मुश्किल है। कौन सी चीज़ मार्केट को हिला देती है वो पहले से कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे हिसाब से फिस्कल कंसोलिडेशन का जो एक रास्ता अपनाया था सरकार ने 2014 से, वो बरकरार रहना चाहिए और वो अपने महंगाई के दर के लिए अच्छी चीज़ है। रियल रेट्स पॉजिटिव रखेंगे और उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उससे सेविंग बढ़ेगा फाइनेंशियल एसेट्स में, तो स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा है और ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो पहली बात है फिस्कल कंसोलिडेशन वाली। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, जो मैंने पहले बताई। इंफ्रास्ट्रक्चर में 15 से 20% का ग्रोथ अगर रहेगा तो उससे आई थिंक इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, तो वो रहेगी दूसरी बात। और तीसरी बात देखना ये है कि टैक्सेशन पे क्या होता है। वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है और ना भी हो। क्या वित्त मंत्री कॉर्पोरेट टैक्स रेट को घटाएं, पर्सनल टैक्स रेट्स को कितना घटाते हैं, फिर कैपिटल गेन्स टैक्स पे क्या होता है जो पहले हमने बात की, गार पे क्या होता है। तो बहुत सारी टैक्स रिलेटेड चीज़ें हैं जो ये बजट में आ सकती है। कुछ चीज़ों में ऐसा है कि मार्केट को अच्छा भी लगे, कुछ चीज़ें ऐसी है जो इसे मार्केट को अच्छा भी ना लगे, लेकिन ये तीन चीज़ पे मेरी नज़र है: फिस्कल डेफिसिट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड और टैक्स।